क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस तरीके से है। व्हाट आर दी कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रेट एनहाइड्रेटेड एनहाइड्रस का मतलब होगा, देखो हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। और एन जब किसी वर्ड के आगे एन लग जाता है तो एन का मतलब नहीं। यानी आपका जो कॉपर सल्फेट है वह हाइड्रेटेड नहीं है। इसका मतलब हुआ कॉपर सल्फेट के साथ में कोई भी आपका वाटर नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वह आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और जबकि हाइड्रेटेड जो कॉपर सल्फेट होता है, जब आपका कॉपर सल्फेट से वाटर मॉलिक्यूल आपका जुड़ जाता है तो बनता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5s2o। 5s2o, ये क्या है आपका? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का आप अगर देखोगे तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। इसके पीछे भी रीजन है। इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर प्लस टू है ना, ये जो कॉपर प्लस यहाँ पे जो कॉपर आयन है वह प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे जो आल, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस सेल, वैलेंस सेल वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वह होगा 3d9, है ना। यहाँ पे जो डी सबसेल है, इस डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल है, जो पांचों जो इस डी सबसेल में जो पांचों ऑर्बिटल है वह सेम एनर्जी के होंगे, है ना। क्या होंगे? सेम एनर्जी के होंगे। इसलिए यहाँ पे कोई आपका डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। जबकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर आयन होगा, इस कॉपर आयन को कौन घेरे रहेगा? इस कॉपर आयन को सराउंड किया होगा वाटर। तो वाटर के सराउंडिंग, वाटर द्वारा इस कॉपर आयन को सराउंड करने की वजह से इसका जो पांचों डी डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ऑल 5 डी जनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं? आपके स्प्लिट हो जाते हैं दो हिस्सों में। एक T2G और दूसरा EG। T2G में आपके तीन ऑर्बिटल एक सेम एनर्जी के होंगे और दो ऑर्बिटल क्या होंगे? सेम एनर्जी के होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं T2G और इसको हम लोग बोलते हैं EG। T2G और EG में टूट जाते हैं। यहाँ से क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो EG में जो यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसे लाइट मिलती है तो इस लाइट को ऑब्जॉर्व करके इसका जो ऑर्बिटल है, T2G का जो ऑर्बिटल है वह यहाँ से एक्साइटेड होकर के इस हाई एनर्जी लेवल में EG में चला जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से डी, एक T2G क्या है आपका? T2G 3D, ये T2G इज ए सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। इज ए सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, और उसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन होते हैं? DXY, DYZ और DZX होते हैं। तो ये भी एक टाइप का डी ऑर्बिटल है। और EG क्या है? EG इज ए सेट ऑफ डी ऑर्बिटल जिसमें आपका DZ² ऑर्बिटल होता है और DX² - Y² होता है। तो T2G से EG इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वह डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल यानी DD ट्रांजिशन हो रहा है। और जब भी DD ट्रांजिशन होता है तो कलर आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इस तरीके से है कि इन दी कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक, जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? आपके रिएक्ट करते हैं तो कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है? तो जिंक, आपको पता है कि जिंक जो होता है वह जब डिजोल्व किया जाता है एल्कली में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये रिएक्ट करता है और बनाता है आपका सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है।
ये आपका यहाँ पे जिंक है, इस साल्ट में आपका कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक+2 के फॉर्म में आपका प्रेजेंट है। और यहाँ है ना, जो जिंक होगा वह कहाँ कैसे प्रेजेंट होगा आपका, जिंक यहाँ पे क्या करा, इन दी कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक विच आयन कंटेन जिंक, कौन सा आयन आपका जिंक को रखता है, तो ये इसके दो हिस्से होंगे, एक कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट में आपका जब इसे तोड़ोगे, आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये 2 सोडियम आयन और जिंकेट आयन में चेंज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो जिंकेट आयन क्या रखता है, जिंक आयन रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बिटवीन सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनिया, सिल्वर इज प्रेजेंट इन इन विच आयन, जब आपका कॉम्प्लेक्स बनता है किसके रिएक्शन से, तो आपका यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है जब रिएक्शन होता है बिटवीन सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनिया, सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनिया के बीच में जब रिएक्शन होता है तो जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो क्या बनता है पहले देख ही लेते हैं। आपका जब सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब अमोनिया गैस पास आउट की जाती है तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, डाई अमोन डाई एमिनो डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे जो सिल्वर आपका, सिल्वर जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस आयन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, इस आयन में क्या प्रेजेंट होता है, सिल्वर आपका प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट दी फॉलोइंग, यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, जिसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके बाहर निकल जाएंगे, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल केवल बचेगा और यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। और इसे जब आप 230 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, ये आपका फर्दर असर क्या होगा आपका, यहाँ पे ये वाटर भी आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, रेड हॉट, मतलब इतना इसको इतना हीट करो कि ये रेड हॉट हो जाए, रेड कलर का हो जाए। तो सिल्वर नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो किसमें डिकम्पोज होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज्यादा आपका स्टेबल नहीं होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है, रेड हॉट इसे हीट कर देते हो, तो सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिल्वर मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाउ मेनी H2O molecule are attached to the copper atom through the coordinate bond in copper sulfate into 5H2, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, इसमें आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वह कॉपर आयन से आपके कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 को जो फार्मूला होगा, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, 4, 5 में से 4 जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बट आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस कॉपर आयन से जुड़े होते हैं, जबकि एक वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वह इस सल्फेट आयन के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपके यहाँ पे जो ए वाला वाटर, ए वाला वाटर और ए वाला वाटर, ए वाला वाटर, ये जो चारों वाटर होंगे इसको चारों तरफ से सराउंड किए होंगे कॉपर आयन को। और यहाँ पे आपका सल्फेट आयन जो होगा,
हम्म, एक मिनट। है ना, ये चारों वाटर मॉलिक्यूल इसे डायरेक्टली आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पर इसे डोनेट करेगा इस कॉपर आयन को। और इस चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े होंगे इस कॉपर आयन से। और यहाँ पे जो वाटर होगा आपका, वाटर, वह यहाँ पे बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा यहाँ पे इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। और ये जो आपका यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, और बाकी आपका जो सल्फेट आयन होगा वह इस तरीके से अटैच होगा। है ना, इस तरीके से। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, जिसमें वैसे से चार वाटर मॉलिक्यूल क्या है, डायरेक्टली आपके जुड़े हुए हैं बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किससे? क्यूप्रिक आयन से। तो यहाँ पे आंसर होगा 4। अगला है आपका, नेम द मेटल सल्फेट विच गिव टू गैस ऑन हीटिंग। उस मेटल सल्फेट का नाम लिखना है जिसको हीट करने पे दो आपके क्या मिलते हैं, दो गैस मिलते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे दो गैस आपको मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों कलरलेस होंगे और ये सफोकेटिंग नेचर के होते हैं। और इनको जब जलाते मतलब हीट करते हो तो सल्फर जैसी जलने सब जैसे लगता है, एक स्मेल आती है। और वो स्मेल जैसा कैसा कैसा होता है स्मेल, वो स्मेल होता है आपका सल्फर बर्निंग, बर्न सल्फर जैसा होता है। ये सल्फर जब जलता है जो स्मेल आती है वही स्मेल आती है, सफोकेटिंग नेचर का होता है गैस। फिर अगला है आपका, नेम द मेटल ऑक्साइड विच टर्न येलो ऑन हीटिंग एंड अगेन टर्न व्हाइट ऑन कूलिंग। उस मेटल ऑक्साइड का नाम लिखना है जिसको हीट करने पे वह क्या हो जाता है, आपका येलो कलर का हो जाता है, और जैसे ही ठंडा करते हो वापिस से ये व्हाइट हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है इसको हीट करोगे तो ये आपका येलो कलर का हो जाएगा, और इसे जब कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, वापिस से व्हाइट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड में आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, इसके क्रिस्टल में जो ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड आयन होता है, वह आपका कुछ ऑक्साइड आयन अपनी पोजीशन को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट की वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और जब वापिस से इसे जब कूल करते हो तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वह इसके क्रिस्टल में वापिस से क्या होने लगते हैं, आने लगते हैं। जो ऑक्सीजन बाहर निकल गए थे वो वापिस आने लगते हैं। इस कारण से व्हाइट कलर का वो हो जाता है कूल करने के। अगला क्वेश्चन है आपका, while making aqueous solution of मोहर salt dilute सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड बाई। देखो, मोहर साल्ट का पहले फार्मूला आप जानो। मोहर साल्ट का फार्मूला होता है अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, है ना। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2। ये है आपका क्या, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट, इसमें इस मोहर साल्ट के प्रिपरेशन में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपका ये जो फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट जो है वह हाइड्रोलाइज ना हो जाए, हाइड्रोलाइज ना हो जाए। हाइड्रोलाइज से बचाने के लिए फेरस सल्फेट को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, क्योंकि अगर ये हाइड्रोलाइज हो गया तो ये, अगर हाइड्रोलाइज होने का मतलब वाटर द्वारा ये तोड़ दिया गया, वाटर का ऐड होना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। तो जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये टूट जाएगा, ये किसमें टूटेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड में और सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना। इसीलिए आपका रोकने के लिए, हाइड्रोलिसिस रोकने के लिए फेरस सल्फेट का, ताकि हाइड्रोलाइज ना हो जाए, टूट ना जाए फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है।
अगला है आपका कि जो प्योर आयरन होता है एक की क्यों नहीं यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मशीन एंड टूल्स। मशीन और टूल्स बनाने के लिए प्योर आयरन क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो मशीन बनाने के लिए प्योर आयरन इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वह सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने की वजह से इसकी जो स्टाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो सॉफ्ट नेचर होने की वजह से प्योर प्योर आयरन सॉफ्ट नेचर होने की वजह से आपका यूज नहीं किया जाता है। इसे थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ता है। लचीला होगा तो फिर आप मशीनरी में किसका काम अ, लचीलापन होने की वजह से, इसमें सॉफ्टनेस होने की वजह से ये यूज नहीं किया जाता। फिर अगला है आपका राइट द केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन द क्लोरीन गैस फ्रॉम पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट से मुझे क्या ऑब्टेन करना हो, क्लोरीन गैस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोटेशियम पर मैग्नेट को एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट के सोल्यूशन को हम लोग ट्रीट करवाएंगे इसके साथ में पोटेशियम क्लोराइड ही आप ले लीजिए। तो ये क्या करेगा, ए ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, यानी जब पोटेशियम पर मैग्नेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होता है, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे इस क्लोराइड आयन को किसमें चेंज कर देगा, यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है आपका पोटेशियम क्लोराइड में, इस क्लोराइड आयन को चेंज कर देगा इनटू क्लोरीन गैस में। और यहाँ पे आपका पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और मैंगनीज सल्फेट बन जाएगा और प्लस H2O जाएगा। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो कुछ नहीं। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर कितना है, 36, 35 देखना था ना। 35 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट द नेम ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड whose इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ऐसे लेंथेनाइड, ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड का नाम लिखना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेनान 4f7। जेनान 4f7, तो ऐसा कौन सा लेंथेनाइड है? अगर मैं बात करूं, देखो सीरियम, पैरासोडी पैरासियोडियम, निगोडियम, प्रोमीथियम, यूरेपियम, गैडोलियम। गैडोलियम इसका देखोगे तो इसका एफ लास्ट में आता है F2, इसका लास्ट में आता है F3, इसका लास्ट में आता है आपका यहाँ पे F2S2 आता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, F4, F5, F6, और इसका F7। नहीं नहीं, F2, F3, F4, F5, F6। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। आपका है, अगर आप लेंथेनाइड को देखोगे तो लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, सीरियम, परासी परासियोडिनियम, परासियोडिनियम,
नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेर्सियम, यूरेपियम, गैडोलियम, है ना, टेर्बियम, टेर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलिनियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और लुटेटेनियम। लुटेटेनियम, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने का। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटो। सीरियम, पैरासियोडिमियम, निवोडियम, है ना, नियोडियम, नी नियोडियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेर्सियम, यूरेपियम, गैडोलियम, टेर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलिनियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और लुटेटिनियम। तो यहाँ पे इसका लास्ट में होता है F2S2। यहाँ पे S2S2 हमेशा आएगा। यहाँ पे F3, यहाँ पे F4, यहाँ पे F5, यहाँ पे F6, यहाँ पे F7 और यहाँ पे F8, S2। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाए, है ना, तीन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोला ट्राई वैलेंट, ट्राई वैलेंट ना, ट्राई वैलेंट का मतलब यहाँ पे अगर तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो इसका कंफिग्रेशन क्या आएगा, F7S0। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, आपका F7 कंफिग्रेशन आ रहा है और बाकी आपका यहाँ पे जेनान होगा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका गैडोलिनियम, गैडोलिनियम जो होगा इसका, जब ये ट्राई वैलेंट स्टेट में होगा तब इसका कंफिग्रेशन कितना आएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 36। विच ट्राइवेलेंट आयन इन लैंथेनाइड सीरीज हैज मैक्सिमम आयनिक रेडियाई। तो आप यहां से देखो, यहां से स्टार्ट होता है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटो, है ना। सीने पर नदियां, सीरियम, परासिडमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, प्रोमिथियम, समेर्सियम, समेर्सियम, यूरेपियम, गैडोलियम, डाइस टेर्बियम, डाइस्प्रोमिसियम और आपका होलिनियम, होल्मियम, इर्बियम, टेर्बी थूलियम, इट्रिबियम और लुटेटेनियम। तो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो क्या होता है, आपकी साइज घटती है। किस वजह से, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। तो सबसे ज्यादा आपका एनिग्रेड, अब अगर देखोगे लूटेटेनियम यानी लूटेटेनियम आयन का जो आयनिक रेडियाई होगा वह सबसे क्या होगा, आपका कम होगा और सबसे ज्यादा आपका सीरियम का होगा। किसका होगा, सीरियम का। सीरियम का आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। क्या बोल रहा था, मैक्सिमम आयनिक रेडियाई तो सीरियम का होगा। फिर अगला है आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड जो होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उसमें में से सबसे ज्यादा उनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह होता है +3। व्हाट इज रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का एक मेन रीजन है आपका क्या, कि ड्यू टू पुअर सील्डिंग, पुअर सील्डिंग, पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इसका 4F सबसेट, पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सेक्शन, 4F सेक्शन का पुअर सील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, आपका प्रोमिनेंट करता है। 4F सेक्शन जो होता है आपका सील्डिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं लगा पाता, वो पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका जो 6S
जो 6s जो ऑर्बिटल होता है वह न्यूक्लियस की तरफ खींच जाता है, और इसकी जो साइज होती है वो घट जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेंथेनाइट सीरीज में। फिर क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, एमंग यूरेनियम प्लस थ्री, सेमेर्सियम प्लस थ्री और थोरियम प्लस थ्री, विच इज कलरलेस, कौन आपका है जो कलरलेस है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक कहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट है, और एक्टिनाइड में देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट है आपके एक्टिनाइड सीरीज में, तो एक्टिनाइड सीरीज में आपके थोरियम, सोडियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, टूरियम, बेरिलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नियोबी नोबेलियम, और आपके लॉरेंसियम। शॉर्ट ट्रिक इसका, इसका शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, है ना। थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, बेरिलियम, नहीं इसका नाम है कुरियम, सीएम जो सिंबल है सीएम एक कुरियम है, कुरियम, बेरिलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, निबू इसका क्या नाम है, नोबिलियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम, है ना। क्या पूछ रहा था, यूरेनियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इसका होता है आपका लास्ट में F2S2, इसका ऐसे S2 सब में आएगा, हम F की केवल बात कर रहे हैं, F सबसेट की बात कर रहे हैं, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, और इसका होगा F14B1S2, है ना। तो यहाँ पे यूरेनियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, यूरेनियम को पकड़ो यहाँ पे, यूरेनियम अगर लास्ट में कितना था, F4 था, S2 भी होगा यहाँ पे, तो थ्री अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका बनेगा F3। आपका F3 में आपके F सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो F सबसेल में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं ना, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, 7 में से 3 ऑर्बिटल क्या होंगे आपके, पार्शियली फिल्ड होंगे। ये तो आपका कलर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन तो होगा, ये एफ एफ ट्रांजिशन क्या हो रहा है यहाँ पे हो पाएगा, इस वजह से ये आपका कलरलेस नहीं होगा। और कुरियम +4, कुरियम +4 कर दोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे S2, F क्या हो जाएगा आपका, F F6 बनेगा, F6 भी आपका क्या होगा, आपका पार्सली फिल्ड होगा, और यहाँ पे डिडिट एफ एफ ट्रांजिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा था। और बाकी आप थोरियम +4, थोरियम +4 निकाल यहाँ पे करोगे, थोरियम +4 केस में आपका F0S0 बनेगा, यानी यहाँ पे F0 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे F में, F सबसेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब F सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कैसा होगा, कलरलेस, कलरलेस।
फिर कह रहा है आपका विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, लॉरेंसियम। लॉरेंसियम इज द लास्ट मेंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। और राइट द नेम ऑफ टू नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, दो एक्टिनाइड्स का नाम बताइए जो नेचुरली पाए जाते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। थोरियम भी, सॉरी थोरियम, प्लूटोनियम तो थोरियम। थोरियम, यूरेनियम और थोरियम, ये दो ऐसे एक्टिनाइड हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। और यूरेनियम के आगे जितने भी आपके एलिमेंट हैं, 90 एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा वाले जो भी एटॉमिक नंबर वाले आपके एलिमेंट हैं, वो सब के सब आर्टिफिशियल है, लैब में बनाए गए हैं और वो रेडियो एक्टिव है, इसीलिए उनको नाम दिया गया है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम।